एमयू कॉलेज में ना उस वक्त आबद चौधरी का बड़ा अरूज था और इसकी आबद चौधरी से दोस्ती हो गई। वो आबद चौधरी जो था वो नवाशी वो शबाशी ग्रुप का था। उसके जो राइवल थे ना मंजूर भट्टू उस वक्त वजीर आला हुए नवाशी के अगेंस्ट। तो उनको जो मंजूर भट्टू का जो कार खास समझ ले वो अरशद अमीन चौधरी था। तो ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एमएसएफ के अंदर दो ग्रुप बन गए। इसने कहा कि आबद चौधरी को कत्ल जो है अरशद अमीन चौधरी ने करवाया है, तो लिहाजा अरशद अमीन चौधरी को मैं कत्ल कर दूंगा। अच्छा। असद प्रिंस एक इसका ऐसा दोस्त था कि जिसकी तो ये इशारा भी करता था ना तो असद प्रिंस उसको कत्ल कर देता था। इसलिए कहते हैं कि आतिफ चौधरी ने खुद उतने कत्ल नहीं किए जितने इसके इशारे पे या इसके कहने पे असद प्रिंस ने किए थे। अच्छा, असद प्रिंस के अलावा इसका नदीम पोपा और मुबशर कीमा, आगा नवीद और आबद भट्ट और खालिद हीरा ये इसके खास फ्रेंड थे जो इसके साथ यानी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी साथ साथ रहते थे और जो क्राइम में भी इसके साथ साथ रहते थे। ये दहशतगर्दी की अदालत के बाहर था। एक मुश्ताक डोगर नाम का जो ना मुश्ताकी डोगर उसको कहते थे, उस शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मंजूर भट्टू ने अपने अरशद अमीन चौधरी को अपने घर बुलाता था और जो वजीर आजम वक्त का है वो कहता कि मैंने अरशद अमीन चौधरी के साथ खाना डिनर करना है। तो इस तरह के तल्लुकात थे। तो इन तल्लुकात के बावजूद आबद चौधरी ने कहा कि मैं अरशद अमीन चौधरी को खत्म कर दूंगा। अरशद अमीन चौधरी सुन लो, मैं अपने भाई का बदला लेने आ रहा हूं, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसकी वजह से ये अखबारों की खबरें जीनत बनी और फिर इसका नाम बना कि आबद चौधरी का सही जो राइट मैन है वो सामने आ गया और फिल्म इंडस्ट्री के अहम शख्सियात के दफातर में बैठने लगा। इसको वहां से बता मिलने लगा। इवन एक दफा किसी ने इसको बताया कि ये रीमा का घर है, तो इसने कहा कर दो फायरिंग कर दो। तो इसने रीमा के घर पर फायरिंग कर दी सिर्फ इस वजह से कि मुझे फेम मिले। कि इसका एक डायलॉग था, तो ये किसी को भी फोन करता था ना तो कहता था मोहब्बत जी। अच्छा, मोहब्बत जी इसका डायलॉग जो है ना बाद में कहते हैं कि फिल्मों में भी उठाया गया और इसका जिक्र जो है इंस्पेक्टर आबद बॉक्सर ने भी किया है कि जब मुझे फोन करके ये कहता था कि असल पुलिस मुकाबला ते हून होएगा, ते वो कहता है कि जब मुझे फोन करता था तो कहता था मोहब्बत जी, नाम लेके नहीं वो बुलाता था, कहता मोहब्बत जी हूँ अगला साडा टाकरा उस डेट में होएगा। अब ये बसंत नाइट थी। जब ये बसंत नाइट को वहां पहुंचा ना तो ये चार लोग थे। इसके साथ था खालिद हीरा, असद प्रिंस और आगा नवीद। ये गाड़ी पे गए। ये 1971 में पैदा हुआ, सिर्फ 25 साल की उम्र तक जिंदा रहा और 25 साल के नौजवान ने इतना अपना इम्पैक्ट छोड़ा कि आज उसको यानी कत्ल हुए भी कोई 30 साल हो गए। लेकिन जब भी कोई आतिफ चौधरी का नाम लेता है ना, गाँव के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो पाबंदी लगी वो इस बंदे की वजह से लगी, आबद चौधरी की वजह से नहीं लगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तंजीहा मुनीर और आप देख रहे हैं टीवी टुडे पॉडकास्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं आतिफ चौधरी के बारे में। कौन था आतिफ चौधरी और किस तरह उसका कत्ल किया गया। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो एमएसएफ लीडर भी थे और उनके डायरेक्ट तल्लुकात शहबाज शरीफ के साथ थे। उनकी दुश्मनी अरशद अमीन के साथ थी और उन पर तकरीबन 100 मुकदमात भी दर्ज किए गए थे, जिसमें से 4 पुलिस मुकाबले भी थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर इजाज भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आप बताएं इसका क्या बैकग्राउंड था, किस तरह ये इस फील्ड में आया, ये एमएसएफ का लीडर भी था, इसका बचपन की क्या स्टोरी थी, पहले तो आप मुझे ये बताएं। ये जो बचपन से ही ना अकलौता माँ बाप का बेटा था। इसकी एक सिस्टर थी जो बाद में डिसेबल होके फौत हो गई। इसकी वालदा को कैंसर था, जो कैंसर के मर्ज में वो काफ़ी तकलीफ उन्होंने झेली और इसको भी अपनी वालदा के वो आखिरी अयाम जो है ना बहुत याद रहते थे, उनको बड़ा याद करता था। उसके बाद इसकी वालदा जो ना वो भी कैंसर से वफात पा गई। उसके बाद इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। अब एक ऐसा बच्चा जिसकी वालदा फौत हो चुकी है, बहन भी माजूर है और बाद में वो भी फौत हो गई और जो सतीली वालदा है वो उसका प्यार नहीं करती थी। तो ये एक ऐसा लाउबाली सा लड़का बन गया। वालिद का नाम अफजाल चौधरी था, जिनकी अनारकली में पुरानी किताबों की दुकान थी। मैंने देखा कि किताबों की दुकान हो तो बच्चों को वैसे ही पढ़ने का शौक हो जाता है, तो इसको शौक था पढ़ने का। लेकिन जब ये हालात वाक़यात ऐसे हुए ना तो कहते हैं कि 7-8 जमातों के बाद इसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया था और इसने अपने दोस्तों से मिलना जुलना ज़्यादा कर दिया। उस वक्त क्योंकि बड़ा अहम दौर था कि नौजवान जो थे ना वो मोटरसाइकिलों पे वन व्हीलिंग करना और स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बड़ा अरूज था। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता उधर जाना शुरू हो गया। इसका जो इलाका ना सवारी का इलाका था वो पुराने अंदरून शहर जो है। अच्छा, वहाँ के बहुत सारे लोग इस तरह के ना जराइम में मुलवस रहते हैं, जैसे नजाफी जा भी वहाँ का है, हनीफा बाबा और इस तरह बहुत सारे जो है ना लोग वहाँ जो रहते थे।
अच्छा, यहाँ की एक खातून थी बानो खातून, उसको बानो सूता वाली भी कहते थे। उसके खिलाफ, खातून के खिलाफ हाँ जी। मंशियात के 100 से ज्यादा मुकदमात थे। हम्म। और उसका जो बेटा था ना, पोपा नानी वाला, हाँ नाम जी। भी इनके बड़े अजीबो गरीब हाँ होते हैं, जी। तो वो भी मंशियात में बड़ा था। तो लेकिन उन्होंने ना बड़े लोगों को तंग कर रखा था। तो एक दिन उसकी और इसका टाकरा हुआ, उसके बेटे का, तो इसने उसको कत्ल कर दिया। इस केस में ये जेल भी चला गया। अच्छा, तो अच्छा, आपने ये बताया कि ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं था, फिर ये एमएसएफ का लीडर कैसे बन गया? अच्छा, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ऐसे आया कि एमयू कॉलेज में ना उस वक्त आबद चौधरी का बड़ा अरूज था, और इसकी आबद चौधरी से दोस्ती हो गई। इसको स्टूडेंट से ना दोस्ती, क्योंकि असल में आप देखें कि उस वक्त उस बंदे को ही समझा जाता था कि ये बड़ा यानी लीडर है, या इसका बड़ी असर रसूख है जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होता था। तो इसने देखा कि मैं तो कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकता, तो इसने हॉस्टल में जाके ना आबद चौधरी और अपने दोस्तों को मिलना शुरू कर और दिया। मैंने ये भी सुना कि वहाँ पे तकरीबन 50% जो बच्चे हैं हॉस्टल में वो वहाँ के थे ही नहीं, मतलब पढ़े लिखे ही नहीं थे, सिर्फ गुंडागर्दी के चक्करों में आए मैं हुए आपको थे। बताता हूँ कि तकरीबन ज्यादातर स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स में आते थे ना, वो ऐसे थे कि उनका कोई तल्लुक नहीं होता था तलीम पढ़ाई से से, कोई ताल्लुक नहीं था। क्योंकि तो ये उस वक्त, क्योंकि आबद चौधरी का बड़ा क्लोज था, तो आबद चौधरी के क्लोज होने की वजह से इसको, क्योंकि वो आबद चौधरी जो था वो नवाशी व शबाशी ग्रुप का था, उसके जो राइवल थे ना मंजूर भट्टू, उस वक्त वजीर आला हुए नवाशी के अगेंस्ट, तो उनको जो मंजूर भट्टू का जो कार खास समझ ले, वो अरशद अमीन चौधरी था। तो ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एमएसएफ के अंदर दो ग्रुप बन गए। पॉलिटिक्स जो थी, यानी ग्रुप एक था एमएसएफ, लेकिन उसके अंदर दो धड़े बन गए। एक नवाशी का धड़ा बन गया या शिबाशी का, और एक इसका। ये नवाशी और शिबाशी का धड़ा था। लेकिन ये जब इसको अरूज मिला ना, उस वक्त आ गया मंजूर भट्टू का। इसलिए हुकूमती जो सरपरस्ती थी वो अरशद अमीन चौधरी को हासिल हो गई। पहला कत्ल जब इसने किया था, तो उसके बाद ये कैसे इतना बड़ा बदमाश बना? अच्छा, देखिए, ये जब जेल में गया ना, तो इसके वहाँ बड़े बड़े मुजरमों से राब्ते हुए। एक तरफ आबद चौधरी के साथ इसका राब्ता हो गया, दूसरी तरफ जेल के मुजरम जो थे वो इसके साथ राब्ते में हो गए। तो हुआ ये कि फिर इसने ना स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक भरपूर किरदार अदा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान आबद चौधरी को कत्ल कर दिया गया। अच्छा, अब आबद चौधरी एक रियल, जो मैं आपको बताता चलूं कि एक रियल कैरेक्टर था स्टूडेंट लीडरशिप का। पढ़ा लिखा था वो स्टूडेंट था, स्टूडेंट लीडर बना। और ये जो था ना, उसके साथ मिलने की वजह से इसने क्या कहा, इसने कहा कि आबद चौधरी को कत्ल जो है अरशद अमीन चौधरी ने करवाया है, तो लिहाजा अरशद अमीन चौधरी को मैं कत्ल कर दूंगा। हर जो स्टूडेंट लीडर था ना, उसका कोई एक कार खास या खास दोस्त होता था। जैसा कि हम देखें कि आतिफ चौधरी जो ना, इसके जब ये एक बड़ा गैंगस्टर बना, तो इसके दोस्तों में खास थे असद प्रिंस। अच्छा। असद प्रिंस एक इसका ऐसा दोस्त था कि जिसकी तो ये इशारा भी करता था ना, तो असद प्रिंस उसको कत्ल कर देता था। इसलिए कहते हैं कि आतिफ चौधरी ने खुद उतने कत्ल नहीं किए जितने इसके इशारे पे या इसके कहने पे असद प्रिंस ने किए थे। अच्छा, असद प्रिंस के अलावा इसका नदीम पोपा और मुबशर कीमा, आगा नवीद और आबद भट्ट और खालिद हीरा, ये इसके खास फ्रेंड थे जो इसके साथ यानी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी साथ साथ रहते थे और जो क्राइम में भी इसके साथ साथ रहते थे। इस दौरान एक रईस टैंकी नाम का स्टूडेंट था, एक सुहेल था, एक उसके अलावा नवाज जट था, एक नवाज खान था। इन स्टूडेंट को बारी बारी कत्ल कर दिया गया। अच्छा। जब ये कत्ल हुआ ना, तो घरों में वालदैन को पता लगा, वालदैन डर गए कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है ना, इसमें हमारे नौजवान पढ़ने जा रहे हैं, तो उनके साथ ये हो रहा है। तो कुछ वालदैन ने ऐसा भी किया कि अपने जो बच्चे हैं ना, उनको इन कॉलेजों से ही हटा लिया गया। अच्छा। उस वक्त जिन लाहौर के कॉलेजेस में सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स होती थी, उनमें एमयू कॉलेज है, एफसी भी था शायद, उसमें दयाल सिंह है, उसमें इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन है, एक इसके अलावा जो है ना टेक्नोलॉजी कॉलेज है, एफसी कॉलेज में भी आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन यूनिवर्सिटी उस वक्त एक थी, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा। अब आप देखते हैं कि लाहौर में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, तो उस वक्त एक ही यूनिवर्सिटी, तो बगैर कॉलेज ही थे, और ये कॉलेज में ही पॉलिटिक्स चलती थी, और उस पॉलिटिक्स की वजह से ये जो सारे मामला हुए। तो भट्ट साहब ये बताएं कि ये इसका जो बेस्ट फ्रेंड था आबिद चौधरी, ये कैसे कत्ल हुआ? अच्छा, देखिए, आबिद चौधरी जो है ना, इसका आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके भाइयों की तरह था, बेस्ट फ्रेंड था, जिसकी वजह से इसको भी बाद में अरूज मिला। आबिद चौधरी का जब कत्ल हुआ ना, तो हर तरफ ये आवाज उठ गई कि ये जो है ना अरशद अमीन चौधरी ने कत्ल करवाया, क्योंकि बराह रास्त अरशद अमीन चौधरी उसमें नहीं था। ये दहशत गर्दी की अदालत के बाहर था। एक मुश्ताक डोगर नाम का जो है ना, मुश्ताकी डोगर उसको कहते थे, उस शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर
इसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जो अरशद अमीन था वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया था, उसने अपने घर से निकलना ही छोड़ दिया था क्योंकि सब आतिफ चौधरी से बहुत डरते थे। अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही बात की। इस तरह क्योंकि उस वक्त वजीर आजम था मोहम्मद खान जनीजो, जी। वजीर आला पंजाब था मंजूर भट्टू, और उसके नीचे जो इनका कार्य खास था ना, रियाज फतेहाना था। अब रियाज फतेहाना भी जो है ना वो भी एक मिनिस्टर था, और रियाज फतेहाना बराह रास्त इसके साथ मिलता था। मंजूर भट्टू ने अपने अरशद अमीन चौधरी को अपने घर बुलाता था, और जो वजीर आजम वक्त का है वो कहता था कि मैंने अरशद अमीन चौधरी के साथ खाना डिनर करना है। तो इस तरह के तल्लुकात थे। तो इन तल्लुकात के बावजूद आबद चौधरी ने कहा कि मैं अरशद अमीन चौधरी को ख़त्म कर दूंगा, जिसकी वजह से वो इतना खौफजदा रहता था। फिर उसने ये तरीका किया कि वो खुद से ही उसने एक केस में हुकूमत से कहा कि पुलिस को कह के मुझे जेल भेज दें ताकि पीछे से हम इसका कत्ल करा सकें और कोई ये ना कह सके कि मैंने कराया। लेकिन हुआ वही कि कत्ल वो मुश्ताकी डोगर ने जब कर दिया तो बाद में शोर मच गया कि इसी ने कहा। तो उसका जब जनाजा हो रहा था ना, तो जनाजे पे ये आतिफ चौधरी खड़ा हुआ। इसने स्टूडेंट बढ़े जाते थे, उसको जनाजा स्टूडेंट से भरा होता था। तो वो जो स्टूडेंट थे ना उनके दरमियान में खड़ा होकर इसने ऐलान किया कि अरशद अमीन चौधरी सुन लो, मैं अपने भाई का बदला लेने आ रहा हूँ, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसकी वजह से ये अखबारों की खबरें जीनत बनी, और फिर इसका नाम बना कि आबद चौधरी का सही जो राइट मैन है वो सामने आ गया। और उसके बाद जो आतिफ चौधरी जो है ना, इसका खौफ जो है ना वो पैदा हो गया, और अरशद अमीन चौधरी अरूज भी इसको मिल गया। तो फिर इस अरूज में एक वक्फा है पूरा। उसमें यह हुआ कि आतिफ जो चौधरी है ना, ये बाकायदा फिल्म इंडस्ट्री के अहम शख्सियात के दफातर में बैठने लगा, इसको वहां से भत्ता मिलने लगा। इवन एक दफा किसी ने इसको बताया कि ये रीमा का घर है, तो इसने कहा कर दो फायरिंग कर दो। तो इसने रीमा के घर पर फायरिंग कर दी सिर्फ इस वजह से, सिर्फ मुझे फेम मिले। तो इस तरह के इसके और भी बहुत सारी अदाकाराएं जो है ना, उनके साथ इसने किसी को सोने का हार गिफ्ट देना, किसी के साथ यानी मुलाकात करने जाना तो बड़े बड़े गिफ्ट देना। अब देखिए कि ये इसका इतना अरूज हो गया था कि अरशद अमीन चौधरी जो है ना वो सामने नहीं होता, छुपा रहता था इससे। तो फिर उसने कहा कि ये तो मेरे लिए खतरनाक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सरपरस्ती उस हुकूमत की असल थी, तो फिर इस वजह से इसको काउंटर करने की पॉलिसी बनाई गई। बट साहब मैंने ये बात भी सुनी है कि पुलिस वाले से बहुत ज़्यादा डरते थे, बहुत ज़्यादा खौफतारी था उन लोगों पे इसका, कि जब भी कोई केस भी लेके आता था कि इसने कर दिया आतिफ चौधरी ने हमारा ये नुकसान, तो आगे कहते कि नहीं भाई हम तो ये नुकसान, हम ये केस नहीं लेने वाले। तो आप ये बताएं कि पुलिस वाले से क्यों इतना खौफज़दा थे? अच्छा देखिए, जब एक गैंगस्टर बनता है ना तो लीडर बन जाता है, तो फिर होता है कि वो फ़ोन करके बता भी लेता है, किसी को कहता है तो वो पैसे लेने चले जाते हैं, पैसे लेके आते हैं तो डकैती का मुकदमा भी हो जाता है। कोई ऐसा होता है कि बाज़ कोई पैसे लेने गया, बता लेने गया, उसको पैसे ना मिले, उसने आगे से फायरिंग कर दी, 2 बंदे जख्मी हो गए, एक बंदा हलाक हो गया, तो कत्ल का भी मुकदमा हो। इस तरह करते करते ना इसके खिलाफ पहले शुरू में थे मोटरसाइकिल गाड़ियाँ छीनने के, फिर खवातीन से पर्स छीनने का, फिर जब ये बड़ा लीडर बना तो इसके खिलाफ डकैती, कत्ल, राजनी के भी मुकदमात बन गए। और कहते हैं कि इनकी तादाद तकरीबन 90 से 100 तक पहुंच गई मुकदमात की। लेकिन इसको कोई खौफ नहीं होता था, क्योंकि जब भी इसका केस की जो हेयरिंग होती थी तो ये जब जा रहा होता था कोई इसके मुकाबले में आके गवाही नहीं देना की कोशिश करता था, डरते थे इससे। जो सबसे अहम इसकी बात है वो यहाँ करना चाहूंगा कि इसका एक डायलॉग था। तो ये किसी को भी फोन करता था ना तो कहता था मोहब्बत जी। अच्छा, मोहब्बत जी इसका डायलॉग जो है ना बाद में कहते हैं कि फिल्मों में भी उठाया गया, और इसका जिक्र जो है इंस्पेक्टर आबद बॉक्सर ने भी किया है। वो कहता है कि जब मुझे फोन करता था तो कहता था मोहब्बत जी, नाम लेके नहीं बुलाता था, कहता मोहब्बत जी हूं अगला साडा टाकरा उस डेट में होएगा। तो कहने का मतलब कि ये जो इसका डायलॉग था ना मोहब्बत जी, ये बड़ा उस वक्त प्रोमिनेंट हुआ। अच्छा, आपने भी ये बात की कि जब वो मिला था, तो आप ये भी बताएं कि मैंने ये भी सुना कि बड़ा पंक्चुअल था, टाइम जो बता देता कि अगर 2:25 पे आना है तो वो 2:25 पे वहां पे मौजूद होता था। अच्छा, ये पंक्चुअलिटी वो नहीं थी कि स्कूल जाना या सब, ये पंक्चुअलिटी इस तरह की थी कि ये उस वक्त ये बड़ी हिम्मत की बात होती थी कि आप किसी दुश्मनों को, पुलिस को या किसी अपने मुहालों को कहें कि कल मैं 9:35 पे आऊंगा, और वो जैसे देखें ना अरशद अमीन चौधरी है, उसको इसने कह के 2 दफा हमले किए कि फलां तारीख को तुम्हारे खिलाफ मैं एक्शन लूंगा, और ये वहां पहुंचा, 2 हमले किए लेकिन वो बच गया। लेकिन जब इसका आबद बॉक्सर के साथ मुकाबला हुआ ना, क्या दुश्मनी थी आबद बॉक्सर में, अब उसी के बैकग्राउंड में आप जाए ना थोड़ा सा देखें, शहबाज की हुकूमत नहीं है, मंजूर भट्टू की हुकूमत है, ऊपर मोहम्मद खान जनीजो की हुकूमत है। तो ये जो है ना हुकूमत की सरपरस्ती में है अरशद अमीन चौधरी, और ये समझ ले कि अपोजिशन में है इस वक्त, अपोजिशन का शहबाज या नवाशी उस वक्त है।
उनके ये जेर साया हैं, लेकिन उनका खौफ उस वक्त भी था कि जब भी वो वजीर आला बनेंगे तो जो उनके कारिंदों को कुछ इस तरह करेगा तो उसके साथ भी वैसा ही होगा। तो इस वजह से एक तो इसका थ्रेट था अपोजिशन की साथ होने के बावजूद, दूसरा ये था कि आबद बॉक्सर या दूसरे जितने ना, मैं आपको थोड़ी तरतीब बता दूं कि उस वक्त एसएसपी लाहौर जो थे ना, चौधरी तनवीर थे। अच्छा, जो एसपी सिटी थे वो कैप्टन जुबैर थे, उनके नीचे ये था इंस्पेक्टर आबद बॉक्सर। अब आला अफसरान कह रहे हैं कि हमें ऊपर से आर्डर आए हैं कि इस बंदे की वारदातों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, और कहते हैं कि वारदातों की तादाद की ज्यादा हो गई है, तो ये खौफ का इतना ये आलम है कि ये किसी फिल्म स्टूडियो में बैठा हुआ है, किसी प्रोड्यूसर के पास बैठा हुआ है, किसी फिल्म आर्टिस्ट के खिलाफ पास बैठा हुआ है, किसी खातून फिल्म एक्ट्रेस के पास बैठा हुआ है। पुलिस वालों को पता है कि ये इस वक्त सिटी डिवीजन में मौजूद है, इस वक्त थाना इकबाल टाउन की हदूद में मौजूद है, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि वहां जाके इसको गिरफ्तार कर सके। तो ये था उस वक्त पुलिस पे भी इसका खौफ। अच्छा, फिर पुलिस वालों ने क्या, सारे अफसरों ने ये ढूंढा कि इसके मुकाबले में कौन सा ऐसा अफसर लाया जाए कि जो इससे डरे ना। फिर वो ये आबद बॉक्सर साहब जो है ना, इनको सामने लाया गया। अच्छा, आबद बॉक्सर के साथ 2 दफा इनका जो है वो रिवाज गार्डन में पुलिस मुकाबला हुआ जी। और 2 दफा ड्यूटी फ्री शॉप के पास। अच्छा, दोनों दफा जो पहले पुलिस मुकाबले हुए ना, उनमें भरपूर नहीं हो सका। जैसे रिवाज गार्डन में हुआ ना, तो ये गया वहां से एक प्रोफेसर की तरफ प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर ने किसी और मामले, जब उनका बाद में इंटरव्यू बदला लेने गया था। नहीं, वो थोड़ी बैकग्राउंड है। अच्छा, वो एक सुलह हुई थी, उस सुलह में प्रोफेसर साहब ने कहा कि इतने पैसे दे दें तो सुलह मैं करवा देता हूँ। वो सुलह के लिए पैसे लिए गए, वो पैसे मुतलका पार्टी को दे दिए गए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स चल रही थी, प्रोफेसर साहब जो थे उनका नाम था, उन्होंने कर दिया। ये जब इसके बाद में दोस्त आए ना, जो मैंने आपको नाम बताया, आगा नवीद वगैरह सारे, असद प्रिंस, इन्होंने कहा जी वो प्रोफेसर साहब ने इतने पैसे लिए थे। इन्होंने उसको फोन कर दिया कि प्रोफेसर साहब वो पैसे सानू वापस दो। उन्होंने कहा कि मैं कैसे दूं, ये पैसे तो जो है वो फलां पार्टी को जब सुलह हुई थी दे दिए थे। वो कहते नहीं, हम लेने आ रहे हैं आपसे। तो वो पैसे लेने जा रहे, ये अपनी तरफ से अपने आप को इस तरह समझ रहे हैं सही कि हम तो वो वाले पैसे लेने जा रहे हैं अपने दोस्त के, और वो कह रहा है, प्रोफेसर कह रहा है कि ये मुझसे बता लेने आए। अब आबद बॉक्सर और इनकी टीम वहां मौजूद थी। अच्छा, इस दौरान इनसे वो जो हवालदार कत्ल हो गया ना, उस पुलिस का एक फर्द कत्ल हो जाए, कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो हवालदार हो, तो फिर पुलिस नहीं छोड़ती उसके बाद। तो उन्होंने फिर इसको काउंटर करने के लिए ना पूरी प्लानिंग की। इसको कहा, प्रोफेसर को कहा कि आप इनको बुलाएं। अब ये बसंत नाइट थी, जब ये बसंत नाइट को वहां पहुंचा ना, तो ये 4 लोग थे। इसके साथ था खालिद हीरा, असद प्रिंस और आगा नवीद। ये गाड़ी पे गए। जैसे ये वहां पहुंचे हैं ना, तो इनके एक साथी जो है ना, उसने खुद बताया, खालिद हीरा ने, कि जब हम वहां पहुंचे तो इर्द गिर्द की ना घरों की लाइटें बंद थी, तो हमें कुछ शक हुआ। तो हमने कहा कि ना आगे जाएं। तो ये क्योंकि डरता नहीं था, वो कहता है यार मौत से क्या डरना, कोई बात नहीं, ऐसी वो वैसे लाइट चली गई होगी। लेकिन घरों की छतों पे उस वक्त बसंत ऐसे मनाई जाती, छतों पे लोग डांस कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, लाइटें लगाई हुई हैं, तो इस तरह का माहौल था, फायरिंग भी होती थी। अच्छा, ये जब पहुंचे है ना, तो ये सबसे आगे था असद प्रिंस। इसने दरवाजा खटखटाया तो आगे से पुलिस ने फायरिंग कर दी, उसको सीधा बर्स्ट लगा और दूसरे साथियों पे फायरिंग के जो है ना अटैक हो गया। अब अंधेरे में ये भी फायरिंग कर रहे हैं, पुलिस भी फायरिंग कर रही है, ऊपर से बसंत नाइट की फायरिंग हो रही है जी। तो कहते हैं कि रिवाज गार्डन में इतनी फायरिंग हुई कि किसी ने इससे पहले इतनी फायरिंग नहीं सुनी। लेकिन ये गाड़ी में बैठे हैं और वहां से फरार हो गए हैं। जब ये वहां से फरार हो गए हैं ना, तो बाद में इनको पता चला कि जो असद प्रिंस है ना, वो तो मौके पर ही उसको इतनी गोलियां लगी, जो इसका बहुत कार खास था, वो वहीं हलाक हो गया। जो खालिद हीरा था ये भी जख्मी हो गया, और आतिफ चौधरी की रान पे 2 गोलियां लग गई, ये भी जख्मी हो गया। और इसका आगा नवीद जो है इसके सर को गोली छूकर गुजर गई। भागते हुए इन्होंने फिर रास्ते में एक डीआईजी की गाड़ी छीनी है, और डीआईजी बीच में बैठा हुआ है, बीच में, तो उसकी हूटर वाली गाड़ी है, तो इन्होंने छीनी। इन्होंने बताया कि मैं आतिफ चौधरी स्टूडेंट लीडर, तो इस वक्त हमारे पीछे कुछ महालम लगे हुए हैं। तो डीआईजी ने फौरी कहा कि भाई ड्राइवर से कहा कि आप बाहर हो जाओ, ये गाड़ी इनको दे दो। गाड़ी लेके ये, यानी ये कोई छोटा मामूली वाकया नहीं कि डीआईजी की गाड़ी लेके ये वहां से फरार। ये गाड़ियां जब भी फरार होता था तो अपनी गाड़ी में से निकल के दूसरी या तीसरी। तो इसका एक दोस्त था खालिद हीरा, उसके बाद में इंटरव्यू किए तो उसने बताया कि ये इसकी तकनीक थी कि वो कहता है कि जब हम गाड़ी में लेके निकलते ना, उस वक्त क्योंकि इस तरह नहीं था कि मोबाइल फोन पे, उस वक्त तो वायरलेस सेट थे, तो जितनी देर में वायरलेस पहुंचती थी वो गाड़ी चेंज हो जाती थी। वो पहले क्या होता था, काले रंग की गाड़ी में जैसे होंडा सिटी उस पर जा रहे हैं, वो उतनी देर में सुजुकी या कोई और गाड़ी लेके वो आगे हो जाते थे, या जीप ले जाते थे।
तो इस तरह ये ना दूसरी दफा फरार हो गया। तो जब फरार हो गया तो इस दौरान फिर इसने ये सोचा कि यहाँ मेरा रहना अब ठीक नहीं है, तो ये इलाका गैर में चला गया। अच्छा। और ये काफ़ी अरसा वहाँ रहा, वहाँ अपना इलाज वगैरह भी कराता रहा। फिर जो दूसरा पुलिस मुकाबले 2 हुए ना, वो भी ऐसे हुए कि ड्यूटी फ्री शॉप में इनका टाकरा हो गया आबद बॉक्सर के साथ। वहाँ फायरिंग हुई। इनका एक दोस्त था महबूब लंबा, वो शदीद जख्मी हो गया इस पुलिस में, लेकिन ये यहाँ वहाँ से फरार हो गए। और इसने जाते ही फिर फ़ोन किया, और आबद बॉक्सर ने अपने इंटरव्यू में बताया भी है कि इसने मुझे कहा जी मोहब्बत जी पता लगे ना असल पुलिस मुकाबला की होता है, तो अब मैं कल फिर आऊँगा। अच्छा, आबद बॉक्सर ने अपने इंटरव्यू में बार बार बताया कि मैंने कहा कि ये इतना भी बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि कह तो दिया और फिर आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा चले जाके हम भी तैयारी करके पहुंच जाते हैं। तो वो फिर आए और ये फिर से दोबारा से मुकाबले में आ गया, फिर फायरिंग हुई और ये इस दफ़ा फिर बचने में कामयाब हो गया और ये यहाँ से फरार होके तो दोबारा से इलाका गैर में चला गया। जब ये चला गया ना, तो अब अरशद अमीन चौधरी जो है ना, उसने कहा कि अब ये मेरे लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ज़ख्मी शेर जो है ना वो किसी वक्त भी अब मेरी हलाकत का बायस बन जाएगा। तो उसने फिर ऊपर वाली सतह पे ना वज़ीर आला वज़ीर आज़म तक वो हरकत दी। तो उनसे कहा गया कि ये इलाका गैर में है। अब जैसे हमने पहली पॉडकास्ट में कहा था कि वहाँ खासादारों की ना चलती है, तो इन्होंने फिर हुकूमत के जरिए खासादारों को कहा कि ये जहाँ भी है ना इसको वहीं मार दें। तो बट साहब फिर इसका आखिरी पुलिस मुकाबला कैसे हुआ और कैसे इसको कत्ल किया गया? अच्छा, जब मैं वो बता रहा हूँ आपका खासादार वहाँ पे उन्होंने फिर इसकी वो सर्च शुरू कर दी, पता चल गया ये फलां जगह पे ठहरा हुआ है। फिर उन्होंने एक दफ़ा घेरे में लेके ना इस पर फायरिंग कर दी। इसका एक दोस्त कहते हैं कि कत्ल हो गया, लेकिन ये फिर बच गया, जख्मी था। इसको फिर इसके दोस्तों ने खुफिया तौर पे पेशावर अस्पताल में ले गए। लेकिन क्योंकि जो पुलिस थी वो पीछे लगी हुई थी, तो उन्होंने पता चला लिया कि ये पेशावर के हॉस्पिटल में है। तो वहाँ गया, लेकिन काफ़ी इसका खून निकल गया था, उसका इलाज नहीं हो रहा था, काफ़ी वीक हो गया, गोलियां लगी हुई थी इसको। तो इस हवाले से आबद बॉक्सर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं गया और इसने कहा मोहब्बत जी असल पुलिस मुकाबले च तुसी मैनू मार दे तो मैनू बड़ी खुशी होती, लेकिन जिस हालत मैं तुसी मेरा इल्ज़ाम अपने उत्ते ना लो। तो आबद बॉक्सर का कहना है कि मैं फिर उसको छोड़ के आ गया। फिर जो लाहौर से दूसरी टीम गई तो वो इसको लेके आ गई। अरशद अमीन चौधरी उस वक्त पूरे अरूज में था। इन्होंने कहा कि उसका हम इलाज कराते हैं, इलाज करा के तो फिर जो भी होगा। उसने कहा कि नहीं, इलाज के बाद तो फिर ये जख्मी शेर दोबारा से जाग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसी हालत में, तो कहा तो यही क्या कि ये पुलिस मुकाबले मारेगा, लेकिन जो हकीकत हाल जानने वाले वाकफकार हैं उन्होंने कहा कि ये सीढ़ियों के ऊपर उसको ले जाया गया, ऊपर से पहले धक्का दे के सीढ़ियों से नीचे फेंका गया और बाद में वो पहले नडाल था उसको फायरिंग की गई और इस तरह इसका जो है ना वो खात्मा हो गया। लेकिन इसने आखिरी टाइम तक जो है ना पुलिस से ना तो कोई माजत की ना माफ़ी मांगी। वो कहते हैं कि आखिरी दम तक ये मुस्कुराता रहा, कहता आपने तो मुझे मार ही देना है, लेकिन मैं कोई इस तरह का आपके आगे मिन्नत समाजन नहीं करूँगा। और एक और आम चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये 1971 में पैदा हुआ, सिर्फ 25 साल की उम्र तक जिंदा रहा और 25 साल के नौजवान ने इतना अपना इम्पैक्ट छोड़ा कि आज उसको यानी कत्ल हुए भी कोई 30 साल हो गए हैं। लेकिन जब भी कोई आतिफ चौधरी का नाम लेता है ना तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होगा। और सबसे बड़ी मैं आपको वजह बताऊं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे जो पाबंदी लगी वो इस बंदे की वजह से लगी, आबद चौधरी की वजह से नहीं लगी। तो आप ये बताएं अरशद अमीन का क्या बना, जिसने इतना कुछ करवाया उसका क्या आखिर बना? अच्छा, ये हमारे पॉडकास्ट करने का अक्सर मकसद यही है कि नौजवानों को बताया जाए कि जो क्राइम की दुनिया में आते हैं, जो ये समझते हैं कि हम क्राइम की दुनिया के बादशाह बन गए, आखिरकार बड़ी जो है ना खतरनाक मौत का शिकार होते हैं, बेदर्दी से कत्ल होते। तो इसलिए हमारी पॉडकास्ट जो हम करते हैं ये इसलिए नहीं कि इन मुजरमों को हम कोई हीरो बना के बनाए, हम इसका हमारा मकसद यही है कि हम बताएं कि उनका हशर क्या हुआ। अगर देखें आबद चौधरी को कत्ल करवाया अरशद अमीन चौधरी ने, बाद में उसके दोस्त बड़ा कहते हैं कि अभी भी उसके दोस्त मौजूद हैं, वो कहता है कि नहीं उसने नहीं करवाया था, फलां ने किया था, वो मुश्ताकी डोगर ने किया था। लेकिन देखे मुश्ताकी डोगर को भी बाद में मरवा दिया गया जिसने आबद चौधरी को कत्ल किया, इसको जिन्होंने कत्ल किया उनको भी बाद में मरवा दिया गया। और जब अरशद अमीन चौधरी, अब मैं आपको ये बताऊं, ये लिया से आया था, नौजवान था, 80 की दहाई में आया, 3 भाई थे, लाहौर में आया। तो यहाँ इसने जब दयाल सिंह कॉलेज में दाखिला लिया तो यहाँ का माहौल में ये फिट हो गया। इसने कहा मैं लिया वापस ही नहीं जाना। ये दयाल सिंह कॉलेज का कमरा नंबर 5 और 6 इसके डेरे थे, वहीं आके मिनिस्टर भी इसको मिलते थे और वहीं से ये अहकामात जारी करता था कि फ़लाँ को कत्ल कर दो, फ़लाँ को ये कर दो। ये सिलसिला चलता रहा।
इसका एक भाई भी लाहौर में कत्ल हो गया, 3 भाई थे। कहा यह जाता है कि अनीफा और शफीका बाबा जो है, इन मुजरमों ने पूरा एक रैकी की। अच्छा, एक और शख्स अरशद मलक, तो उस अरशद मलक के घर में ये सुलह करवाने जा रहा था एक और केस की, तो इसके पीछे वो कातिल जो है ना रैकी कर रहे थे। अच्छा, जब वो इसके बिल्कुल रास्ते में करीब पहुंचे ना, तो 2 बच्चे साइकिल पे दरमियान में आ गए। जैसे वो फायरिंग खोलने लगे तो देखा कि बच्चे मारे जाएंगे, तो वो रुक गए। तो ये अपनी उस मंजिल की तरफ चला गया। जिन्होंने कत्ल कराने भेजा ना, ये बाद में पुलिस की तफ्तीश में है कि उन्होंने पूछा भी आपने कत्ल नहीं किया, वो तो वहां पहुंच गया है। जिसके घर में पहुंचना था वो भी उस वक्त कॉन्टेक्ट में था। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि इस रास्ते में बच्चे आ गए थे, तो इस वजह से हम रुक गए हैं, लेकिन अब हम आपके घर ही आ रहे हैं इसको कत्ल करने। तो वो फिर ये उसके घर पहुंचा और उन्होंने बहाने से फिर उनका आमना सामना कराया। वो कहते हैं इतनी फायरिंग हुई। ये जो अरशद अमीन था, इसका भी एक दोस्त था आरिफ चौधरी। तो जब महालफी मारने आए ना, तो उन्होंने कहा अगर इसका दोस्त बचा तो वो भी बाद में मारे मुश्किल। तो उन्होंने आरिफ चौधरी को भी साथ ही उस हल्ले में कत्ल कर दिया। और मैं आपको ये भी एक अहम चीज़ है जो बतानी ज़रूरी है नाज़रीन को, कि ये जब इसका कत्ल हुआ ना, तो इसका जब घर वाले आए, इसके लवाकिन आए सारे, तो उनके साथ मुखालिफ पार्टी ने और पुलिस ने मिलकर इतना प्रेशर डाला कि इसका भी चेहलम नहीं हुआ था। तो इनके सुलह के डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत हो गए थे। तो अभी तक उस वक़्त के अखबारात में ये सुर्खियाँ मौजूद हैं कि अरशद अमीन चौधरी का चेहलम नहीं हुआ था कि उसके कत्ल को माफ़ कर दिया गया। यानी देखिए, एक बंदे ने कितने कत्ल करवाए, तो एंड पे अपना रिजल्ट कैसे हुआ। तो ये चीज़ें जो है ना, अपनी बंदे को आकबत और आखिरत को याद रखना चाहिए। अगर आकबत और आखिरत को याद रखेंगे तो इस तरह के जुराइम में मुलव्वस नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ मुझे एक बहुत अहम चीज़ याद है। इसका जो खालिद हीरा, जो इसका दोस्त है ना, उसने बताया था कि ना तो इसको पैसों का लालच था, ना इसको असले का लालच था। इसकी दोस्तियाँ थी, इतनी दोस्तियाँ थी कि लड़कियाँ इसकी गाड़ी ड्राइव करती, वो खुश होता था अपनी गाड़ी की ड्राइविंग, और अपनी गार्ड के तौर पे भी लड़कियों को साथ रखता था। 2-3 अदाकाराओं के बारे में है कि वो इससे शादी करना चाहती थी, खूबसूरत था, लेकिन इसको ना मौत के बारे में बड़ा कन्फर्म था। इसके दोस्त कहते हैं कि ये जब 23 साल का था ना, उस वक्त ये बातें करता था कि यार हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जितना कुछ मिल सकता है ना खा लो, जो एंजॉय कर सकते हो कर लो, हमारी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं है। ये इसका डायलॉग होता था। और इसीलिए हर दोस्त को या हर दुश्मन को भी मोहब्बत जी कह के बुलाता था। कहता है मोहब्बत बांटो। लेकिन ये देखिए कि अगर इस बंदे को पॉजिटिव रास्ता मिल जाता, तो यही बंदा हो सकता है कि किसी पॉजिटिव रास्ते पे चल के कोई अहम कोई काम कर जाता, लेकिन उसको नेगेटिव रास्ता मिला। अच्छा, एक और भी वाकया हुआ जो हम लास्ट में अब बता दीजिए कि इसकी जो सेकंड वालदा थी ना, उससे एक दफ़ा इसने कहा कि मुझे रोटी गर्म करके दो, तो उसने रोटी गर्म नहीं करके दो, इसने छुरी उठाई तो वालदा के बाजू पे मार दी। तो इसने समझा कि मैंने अपनी वालदा को कत्ल कर दिया, छोटा था, भाग गया घर से। उसके बाद इसने कितना अर्सा घर ही नहीं आया कि मैंने दूसरी वालदा को जख्मी कर दिया। तो यानी वो फिर उसके बाद फिर इसकी सुतेली वालदा के साथ बनी ना, घर से बाहर रहा, फिर ये हालातों वाक़या जो हमने आपको बताए। बट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने आज सुनी होगी स्टोरी आतिफ चौधरी की। आतिफ चौधरी के ऊपर मूवीज़ बनाई गई बेतहाशा, लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर इस तरह की स्टोरीज़ को हम दिखाएंगे बच्चों को या प्रमोट करेंगे तो बच्चे गलत चीज़ें सीखेंगे। तो हमें ये लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि ऐसी मूवीज़ को प्रमोट नहीं करें, और ऐसी मूवीज़ को अगर बनाएं भी तो उनको विलन बनाएं, उनको हीरोज़ नहीं डिक्लेयर करें।